तो ये जो हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइपिंग वेरिएबल हमारे पास होते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो बोलता कि वैसे तो जो अच्छी प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग को करने के लिए, वो हम एक्सप्लिसिट टाइपिंग ज़्यादा करते हैं और ये हमें करनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी हमारे पास जो है इम्प्लिसिट टाइपिंग है, तो इम्प्लिसिट टाइपिंग हम रेयरली ही इसका यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि हम इंटीजर अगर डिफ़ाइन करते हैं, मान लो हमारे पास 3 नंबर हैं A B C और तीनों नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो हम क्या कर देते हैं, शुरू में ही A B C को डिक्लेयर कर देते हैं वो इंटीजर हैं कि नहीं है। हम शुरू में लिख देते हैं INT स्पेस A B C। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो A B C हम इनपुट में देंगे वो हमारे पास इंटीजर होंगे, या इस तरह से हमारा इनका जो सम आएगा वो भी इंटीजर होगा। तो वो होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट वे ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। लेकिन अगर हम उनको डिफाइन नहीं करते, अगर कि हमारे पास कौन सा वेरिएबल कैसा है, तो वो वे हमारे पास जो इम्प्लिसिट वे होता है, और इम्प्लिसिट वे एक डिफ़ॉल्ट वे होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि IJKLMN इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, या इन्हीं को हम ले लेते हैं वेरिएबल IJKLMN वेरिएबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वेरिएबल होते हैं ये इंटीजर होंगे हमारे पास, IJKLMN इंटीजर होंगे, और इनको छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट बचते हैं हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट रियल हमारे पास होंगे। तो इसको हम इम्प्लिसिट टाइपिंग ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको हम इम्प्लिसिट वेरिएबल बोलेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट IJKLMN इंटीजर होते हैं, और इनको छोड़ के जो अल्फ़ाबेट हमारे पास बचते हैं वो हमारे पास जो रियल होते हैं। तो वहाँ पे हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय डिफ़ॉल्ट ही जो हमारा प्रोग्राम है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि आपने इंटीजर डिक्लेयर नहीं किए हुए हैं। अगर डिक्लेयर किए होते तो एक्सप्लिसिट भी होता, लेकिन अगर डिक्लेयर कर दिए वहाँ पे तो उस केस में वो एक्सप्लिसिट होगा। अगर नहीं डिक्लेयर किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कंप्यूटर प्रोग्राम ये मान लेगा कि जो वेरिएबल IJKLMN वर्ड से स्टार्ट होते हैं या यही होते हैं वो तो हमारे पास इंटीजर होंगे। लेकिन जो हमारे पास O से Z बाकी जो बचे हमारे पास, वो हमारे पास रियल होंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइपिंग वेरिएबल हमारे पास होते हैं। तो ये प्रोग्राम में भी हम इसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। जो हम स्टेटमेंट्स कई बार लिखते हैं, इसमें हम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास होता है। पहली लाइन में हमने स्टेटमेंट दी, दूसरे में हमने स्टेटमेंट दी, तीसरी लाइन में स्टेटमेंट दी। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की बात करेंगे कि हम कोई चीज़ असाइन कर देते हैं, तो उस असाइन करने की स्टेटमेंट को हम किस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। तो पता है कि हम किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के लिए एक असाइनमेंट देते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर जगह है कंप्यूटर की मेमोरी में, उस जगह में हम किसी नाम को स्पेसिफाई कर देते हैं और उस जगह पे हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मतलब हम जैसे किसी जगह पे, अगर हम किसी लोकेशन पे कोई चीज़ रख देते हैं तो हम उस चीज़ के लिए वो जगह असाइन कर देते हैं। ठीक वैसे ही जो कंप्यूटर की मेमोरी है, उस कंप्यूटर की मेमोरी में हम किसी वेरिएबल को या कांस्टेंट को या इंटीजर को जगह देते हैं और वो जो जगह है उसके लिए असाइन कर देते हैं। तो बोलता है कि जैसे कि हमारे पास पाई सिंबल हमारे पास होता है, जो पाई सिंबल हमारे पास होता है
उस पाई सिंबल की वैल्यू हमारे पास 3.1.4 हमारे पास होती है। पाई की वैल्यू सभी को पता है कि 3.1415 हमारे पास होती है। तो अगर हमने एक कंप्यूटर को एक तरह से बताना है तो हम क्या करेंगे कि किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हम उस पाई के लिए वो लोकेशन रिजर्व कर देंगे और हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि पाई की वैल्यू हमने असाइन कर दी 3.14। तो हम वहाँ पे किस तरह से लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई की वैल्यू हमने 3.14 असाइन कर दी और वो असाइन हो गई किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में कंप्यूटर की। तो होता है ये जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है इसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। वैसे ही आपने पहले कंप्यूटर प्रोग्राम में भी देखा होगा कि कई बार हम आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, कई बार हम आई की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू या किसी कांस्टेंट की वैल्यू हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी और वो कंप्यूटर की मेमोरी की में हमने जो है उसको असाइन कर दिया। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। जो हम फोर्ट्रान के प्रोग्राम करेंगे आगे उनमें हम बहुत सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। अब ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होंगे, जैसे हम बात करते हैं एडिशन की, तो एडिशन भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, एक्सपोनेंशिएशन भी। तो एक्सपोनेंशिएशन का मतलब हुआ पावर, जब हम किसी वेरिएबल की पावर ले लेते हैं या किसी नंबर की पावर ले लेते हैं तो वो भी हमारे पास एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हुआ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो जैसे एडिशन जो होता है हमारे पास, एडिशन हम हमारे कैसे लिखते हैं, हमारे पास 2 नंबर हैं a प्लस बी। सब्ट्रैक्शन कैसे लिखते हैं, a माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते हैं, a क्रॉस बी। डिवीजन कैसे लिखते हैं, a स्लैश b। लेकिन बोलता है कि फोर्ट्रान में इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखते हैं। अगर हम फोर्ट्रान के फॉर्म में देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी तो सेम ही लिखेंगे हम, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस ऑपरेटर होते हैं ये फोर्ट्रान में होते हैं। तो a प्लस बी को हम a प्लस बी ही लिखते हैं फोर्ट्रान में, a माइनस बी को हम a माइनस बी ही लिखते हैं। लेकिन जो a क्रॉस b जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ a एंड b बोलते हैं उसको हम लिखते हैं a स्टार b। तो जैसा मैंने क्लास में भी बताया था कि ये जो स्टार का सिंबल है ये यूज़ होता है प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। और जिस तरह से हम स्लैश बोलते हैं कि हमारे पास डिवाइड करने का सिंबल है हमारे पास, तो डिवीजन का ये सिंबल भी हमारे पास यूज़ होता है। तो फोर्ट्रान में भी हम a बटा b को a स्लैश b ही लिखते हैं फोर्ट्रान में। और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है तो उस हमारे पास जैसे a रेट पावर n अगर हमने लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं, a डबल स्टार n। तो जैसे 10 रेट पावर 2 हम लिखते हैं तो 10 डबल स्टार 2। तो पावर के लिए हम यहाँ पे डबल स्टार का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें यहाँ पे जो कैप का सिंबल होता है वो भी हम पावर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फोर्ट्रान में हम जो है a डबल स्टार 2 का यहाँ पे a रेट पावर n के लिए यूज़ करते हैं। और असाइनमेंट के सिंबल भी हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टोटल इक्वल टू 0.0 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास एक असाइनमेंट स्टेट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है कि हम टोटल ले रहे हैं एक वेरिएबल जो कि 0.0 है, मतलब हमने कंप्यूटर की मेमोरी में ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर दिया कि टोटल इक्वल टू 0.0 का मतलब कि टोटल की वैल्यू 0.0 है और वो हमने स्टोर कर दी कंप्यूटर की लोकेशन पे। तो बोलता है स्टोर द वैल्यू 0.0 इन द वेरिएबल टोटल। टोटल है वेरिएबल यहाँ पे।
और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो इस तरह का हमने प्रोग्राम में भी किया हुआ है कि जब हम एक ही वर्ड यहाँ पे लेते हैं, यहाँ सेम वर्ड यहाँ पे लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक वेरिएबल काउंट है, लेकिन हमने क्या किया, उस काउंट को वैल्यू दे दी जो पिछला काउंट है +1। तो बोलता है कि ऐड 1 टू द करंट वैल्यू ऑफ द काउंट। तो मान लो हमारे पास काउंट हमने शुरू में डिफाइन किया था हमारे पास 0, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास वहाँ पे अब दोबारा आती है तो इसका मतलब क्या है कि काउंट कितना होगा, जो शुरू में 0 लिया था +1, तो यहाँ पे नई जो वैल्यू काउंट की बनेगी वो 1 बनेगी। तो ऐड 1 टू द करंट वैल्यू ऑफ द काउंट। उसी तरह से टोटल इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि वेरिएबल टोटल को हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं, 2.0 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेडियस बाई 2.0 एंड स्टोर द रिजल्टिंग वैल्यू इन वेरिएबल टोटल। तो ये वेरिएबल में हम क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, रेडियस का डबल। तो ये भी कंप्यूटर की मेमोरी में हमारे पास जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सम इक्वल टू टोटल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो टोटल है उसको ही हम असाइन कर रहे हैं सम के बराबर। तो बोलता है स्टोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टोटल इन द वेरिएबल सम। तो जो टोटल की वैल्यू है वो हम अब स्टोर कर रहे हैं सम की फॉर्म में। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी लगती है स्टेटमेंट देखने को, लेकिन जहाँ पे इनका यूज़ होता है वो हम बड़े तरीके से इसका यूज़ करते हैं। जब हमने किसी वेरिएबल को, मान लो पहले हमारे पास टोटल आ गया था, हमने उसको कोई नया नाम देना है, तो हम उस केस में सम इक्वल टू टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल पहले वेरिएबल था लेकिन हमने उसको असाइन कर दिया अब सम नाम के वेरिएबल से। और जिस तरह से यहाँ पे एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला था कि पावर को हम डबल स्टार से लिखते हैं। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेडियस। तो मतलब क्या हुआ कि हमने एक वेरिएबल एरिया ले लिया, वो एरिया वेरिएबल में हमारे पास कितनी वैल्यू सेव होगी, पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं, और ये असाइनमेंट यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर है। बोलता है हायरार्की ऑफ ऑपरेशन इज़ द सेम इन फोर्ट्रान एज इन द मैथमेटिक्स। तो बोलता है कि जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम ऑपरेशंस की हायरार्की देखते हैं, तो हायरार्की हमारे पास क्या होती है कि कौन सा सिंबल हमने पहले यूज़ करना है। जैसे आप देखते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर हम डिवीजन करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद हम एडिशन करते हैं। तो कई बार बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो आपके किसी फॉर्मूले में होते हैं, गुणा भाग माइनस प्लस सभी होते हैं। तो हमने किसको प्रेफरेंस देनी है, तो बोलता है वो वैसे ही करते हैं जैसे मैथ में हम करते हैं। बोलता है कि सबसे पहले हम करते हैं जो ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट को हम जो है ओपन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का काम हम पहले ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद जो पावर वाला काम है वो हम करते हैं, एक्सपोनेंशिएशन का मतलब जो पावर वाला है, जहाँ पे अपने स्टार 2 लगाया हुआ है। और फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं। तो इनमें भी जो डिवीज़न है वो हम पहले करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम बाद में करते हैं, और उसके बाद हम जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन बोलता है जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करेंगे तो लेफ़्ट से राइट की तरफ करेंगे, मतलब उसमें हो सकता है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आ जाए, जो मल्टीप्लिकेशन आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो बोलता है हम लेफ़्ट से स्टार्ट होते हैं राइट की तरफ। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम लास्ट में उसी तरह से करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे आगे, जो बोलता है कि हमेशा ही जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस या जिनको हम हायरार्की ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं वो एक सीक्वेंस में करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले ही शुरू में ही प्लस कर दें, तो जो आंसर होते हैं हमारे पास गलत वहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ यहाँ पे दी हुई है आपके पास, तो 24 / 10 + 2। तो यहाँ पे
हम अगर मान लो 24 डिवाइडेड बाई 10 कर दें, फिर बाद में +2 करें, तो वो हमारे पास जो है वहाँ पे गलत आएगा। तो बोलता है सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो ब्रैकेट वाला करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर है 10 + 2, तो ब्रैकेट वाला काम ये हो गया हमारे पास 12। तो यहाँ पे कितना बन गया 24/12। तो 24/12 हमारे पास जो 2 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास जो है सही तरीका है इसके करने का। तो ऑर्डर किस ऑर्डर में किया, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन सॉल्व किया, तो ये 12 आ गया, और उसके बाद हमने 24/12 किया। तो ये हमारे पास जो है जो हम हायरार्की कंसीडर करते हैं उसी तरह से हमने पहले किया कि ब्रैकेट का काम पहले किया, फिर उसके बाद सब आपका डिवीज़न का काम किया। और यहाँ पे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास 5 + 16/2 × 3 है हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरह का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, इसमें स्लाइटली कंफ्यूज होते हैं कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवीज़न करेंगे कि प्लस करेंगे। तो लेकिन जैसा बताया है कि पहले हमारे पास ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, उसके बाद डिवीज़न का हमने देखना है। तो डिवीज़न वाली ये बीच वाली है हमारे पास 16/2, तो इसलिए कितना बनेगा 5 + 16/2 8 × 3। फिर उसके बाद डिवीज़न कर लिया, डिवीज़न के बाद आपने प्रोडक्ट करना है, तो ये 5 + 24 और ये हमारे पास 29 यहाँ पे बन जाएगा। और उसी तरह से यहाँ भी एक और एग्जांपल है हमारे पास कि 32/6 + 2 * 2। तो लेकिन हमारे पास जो तरीका है वो हमने वही रहना कि ब्रैकेट वाला पहले ओपन करना है। तो ये 6 + 2 हो गया 8, तो हो गया 32/8। उसके बाद हमारे पास *2। लेकिन ये जो ब्रैकेट वाला ये भी ब्रैकेट वाला ही है, तो ये भी हमने ओपन करना है। तो 32/8 हमारे पास 4 हो गया, तो 4/8/2, तो 4 × 4 वो हमारे पास जो 16 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जो मैथमेटिकल प्रोसीजर हम वहाँ पे लगाते हैं, तो कंप्यूटर भी उसी वे में कैलकुलेशन करता है। तो वही तरीका हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं कि पहले ब्रैकेट ओपन की, फिर एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास है पावर है उसको हमने देखा, फिर हमने डिवीज़न देखा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देखी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड मोड ऑफ ऑपरेशंस। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, मिक्स्ड मोड ऑफ ऑपरेशंस। हमने देखा हुआ कि हम रियल और इंटीजर वो हम यूज़ करते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं कि इंटीजर में इंटीजर ऐड करते हैं तो आंसर भी एक इंटीजर आता है, या रियल में कोई रियल ऐड करते हैं तो आंसर भी हमारे पास रियल आता है। तो लेकिन बोलता है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2.0 / 4.0 है, इसको जब हम करेंगे तो कंप्यूटर इसका आंसर जो 0.5 देगा, क्योंकि ये दोनों ही रियल नंबर हैं। रियल होते हैं डेसिमल वाले, ये दोनों ही डेसिमल वाले नंबर हैं। तो डेसिमल को डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी एक डेसिमल नंबर हमारे पास यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें 2/4, तो बोलता है जब हम 2/4 करेंगे तो दोनों ही यहाँ पे इंटीजर हैं, तो इंटीजर से इंटीजर डिवाइड करेंगे तो बोलता है इस केस में आंसर आपका आना चाहिए था 0.5, लेकिन कंप्यूटर इसका आंसर जो है वो 0 यहाँ पे निकालता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर का डिवीज़न भी एक इंटीजर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 इंटीजर हैं जिनका हम डिवीज़न ले रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर भी इंटीजर आएगा। तो जो डेसिमल के बाद का पोर्शन है वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेगा, वहाँ पे 0.5 से पहले 0 हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम जनरली हमें देखने को मिलती है। तो बोलता है जो 0.5 है उसकी जगह हमें यहाँ पे 0 आंसर मिलता है। तो बोलता है कि जैसे हमने हायरार्की ऑफ ऑपरेशन पीछे देखी कि हम सबसे पहले ब्रैकेट लेते हैं, फिर उसके बाद हम
पावर लेते हैं, उसके बाद अब हम डिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो वैसे ही हायरार्की ऑफ डाटा टाइप्स भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो बोलता है इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डबल प्रिसीजन एंड कम्प्लेक्स नंबर हैं वो हमारे पास जो पहले नंबर पे आते हैं। डबल प्रिसीजन मतलब जिनमें हमारे पास डेसिमल के बाद के 2 से ऊपर हमारे पास डेसिमल नंबर हैं और हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं। बोलते हैं कम्प्लेक्स और डेसिमल प्रिसीजन के बाद हमारे पास जो रियल नंबर आते हैं, रियल जैसे 5.2, और लास्ट में हमारे पास जो इंटीजर यहाँ पे आता है। तो बोलता है ये हमारे पास हायरार्की है इनकी कि सबसे पहले हमारे पास डबल प्रिसीजन मतलब कि जो डेसिमल में हमारे पास 2.3000 समथिंग, और जहाँ पे हम पावर भी लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाले, और जो कम्प्लेक्स वाले हैं वो हमारे पास जो सबसे पहले हम प्रेफरेंस में लेते हैं। उसके बाद जो रियल नंबर हैं और उसके बाद हमारे पास जो इंटीजर हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे हम इनका ऑर्डर देखते हैं, वो हम देखते हैं जब हम मिक्स टाइप एक्सप्रेशन करते हैं। तो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है मिक्स्ड मोड ऑपरेशंस। तो मिक्स्ड मोड ऑपरेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम इनकी हायरार्की जरूर देखते हैं। तो बोलता है जैसे कि हमारे पास 2/4.0 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4.0 है। तो इसका मतलब प्रेफरेंस किसको मिलेगी आंसर में, जो हमारे पास रियल है। रियल के बाद इंटीजर आता है, तो इसलिए इसका जो आंसर है हमारे पास वो आपका 0.5 ही आएगा, क्योंकि दूसरे को हमारे पास जो प्रेफरेंस मिल रही है 4.0 को, जो कि रियल है, ये हमारे पास इंटीजर है। तो इंटीजर बटा रियल एक मिक्स ऑपरेशन है हमारे पास, मिक्स मोड ऑपरेशन, मतलब कि इंटीजर बटा रियल। तो मिक्स मोड ऑपरेशन के केस में प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जो हमारे पास रियल है। रियल के बाद इंटीजर आता है, सिर्फ रियल पहले होगा, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर एक रियल आएगा। और उसी तरह से हमारे पास अगर हमारे पास एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया हमारे पास है 11.5878, तो अगर हम एरिया को इंटीजर लिखेंगे तो जो वैल्यू कंप्यूटर शो करेगा वो 11 ही शो करेगा। आपने कैलकुलेट किया किसी फॉर्मूला से एरिया को, लेकिन आपने एरिया को शुरू में लिख दिया INT इंटीजर, तो उस केस में 11 ही वैल्यू कंप्यूटर शो करेगा, लेकिन 0.5878 नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि शुरू में ही एरिया को वहाँ पे रियल लेना पड़ेगा। तो एरिया को हम रियल बोलेंगे तो कंप्यूटर भी आंसर जो है 11.5878 देगा, नहीं तो वो हमारे पास एरिया 11 ही देगा अगर हमने इसको एरिया को इंटीजर बोला हुआ है। तो इसलिए जो आंसर के वेरिएबल हैं जैसे सम है, प्रोडक्ट है, एरिया है, उनको भी हम शुरू में ही डिक्लेयर कर देते हैं कि वो हमारे पास आपके रियल हैं, इंटीजर हैं या कम्प्लेक्स हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हम अगर बात करें तो ये ऑपरेटर जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, एस्ट्रिक्स। और बोलता है कि इन सिंबल को जब हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो बोलते हैं जैसे हमने 2 और n को मल्टीप्लाई करना है, तो n और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो उनके बीच में हम स्टार का सिंबल लेते हैं, 2 स्टार n और n स्टार 2, या 2 स्टार n लिख लो या n स्टार 2 लिख लो, लेकिन हम 2n नहीं इसको सिंपल लिख सकते क्योंकि ये कोई वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है। तो 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम बीच में उनके स्टार का यूज़ करते हैं, लेकिन गलती से हम 2n वहाँ पे लिखेंगे तो जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम में एरर वहाँ पे बता देगा। और ये तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। ये हमारे पास जो है डिवीजन ऑपरेटर है, जो कि स्लैश से हम इसको लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हमने डबल स्टार से यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है प्रायोरिटी रूल्स, कि हमारे पास जो प्रायोरिटी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैसे देते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे पास, प्रायोरिटी रूल्स, जिनको हम बोलते हैं। तो बोलते हैं ऑल एक्सपोनेंशियल्स आर परफॉर्म्ड फर्स्ट।
तो जो पावर वाली टर्म होती है उनको हम प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद ही हम जो है दूसरा देखते हैं। लेकिन बोलते हैं कि हमारे पास मान लो एक्सपोनेंशियल वाले 2 हैं, तो एक्सपोनेंशियल वाले 2 हैं तो ये फिर हमारे पास क्या आता है कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है इसका एग्जांपल कि हमारे पास 2 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको देख के वैसे ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि 2 रेट पावर 3 करें कि 3 रेट पावर 2 करें, किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो होता है हम क्या करते हैं कि राइट से लेफ़्ट की तरफ इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे राइट से लेफ़्ट क्या हुआ, मतलब 3 रेट पावर 2, तो 3 रेट पावर 2 हो गया 9, तो ये कितना आ गया 2 रेट पावर 9, और 2 रेट पावर 9 हमारे पास जो 512 हमारे पास होता है। तो ये पहला रूल का ही हमारे पास एग्जाम्पल है कि ऑल एक्सपोनेंशिएशंस आर परफॉर्म्ड फर्स्ट, कंजक्टिव एक्सपोनेंशिएशंस आर परफॉर्म्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगर हमारे पास एक तरह से इकट्ठे ही हैं या कंजक्टिव ऑर्डर में हैं, तो जो राइट से लेफ़्ट की तरफ हम जो है इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा रूल क्या है हमारे पास, ऑल डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन आर परफॉर्म्ड नेक्स्ट। तो बोलता है कि उसके बाद हमारे पास जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है एक्सपोनेंशिएशंस के बाद हम उनको लेते हैं, लेकिन डिवीजन हम जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में लेते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं वो हम सबसे लास्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे 5 स्टार 11 माइनस 5 डबल स्टार 2 स्टार 4 प्लस 9। तो हमने क्या बोला, प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डबल स्टार को, एक्सपोनेंशियल्स को हम जो है सबसे पहली प्रेफरेंस देते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 5 रेट पावर 2, तो 5 रेट पावर 2 हमारे पास कितना हुआ 25। बाकी हमने ऐसे लिखा 5 स्टार 11 माइनस 5 पावर 2 मतलब 25 स्टार 4 प्लस 9। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो गया। फिर उसके बाद हम जो है मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन यहाँ पे है नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम लिखेंगे। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 55 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 400 प्लस 9। तो ये हमारे पास इस तरह से कंप्यूटर इसका आंसर जो है निकाल देता है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कई बार कि हम किस ऑर्डर में इसको लें, नहीं तो आंसर वहाँ पे गलत आएगा। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट एक प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है बुक में, तो ये दिनेश की बुक में है प्रॉब्लम, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने तरीका वही लगाना है जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करने का होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट की अंदर को सॉल्व करना। फिर दूसरा होता है जो एक्सपोनेंशियल है उसको सॉल्व करना। फिर तीसरा आता है डिवीजन, फिर चौथा आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर पांचवा आता है एडिशन। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे है, जो पहली इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसको हमने देखना है, इनर मोस्ट ब्रैकेट को। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट यहाँ पे हुई 2 पॉइंट प्लस 3 पॉइंट, तो ये हमारे पास कितना हो गया 5 पॉइंट। 2 पॉइंट का मतलब हुआ 2.0, 3.0। तो अगर हम 0 भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो अंडरस्टूड है कि ये 2.0 3.0 हमारे पास होगा। तो ये 6.0 प्लस 5.0 हमारे पास बनेगा, क्योंकि 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट हो गया और प्लस 1, तो इसलिए अंदर की ब्रैकेट का बन गया सिर्फ 5 पॉइंट और अंदर की ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब बची जो बाहर की ब्रैकेट है, बाकी सारा हमने ऐसे लिखा स्टार 2 पॉइंट डबल स्टार 3 डबल स्टार 2, और फिर एक ब्रैकेट हमारे पास रही, दोबारा से हम इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे। तो 1.2 प्लस 1.0 हमारे पास कितना बनेगा 2.2। तो 3 डॉट स्टार 2.2 स्टार 2 पॉइंट स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा डबल स्टार, जो एक्सपोनेंशियल है, मतलब डबल हमारे पास पावर है, इसको हमने यहाँ पे निकालना है। तो पावर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। तो पहले राइट में हमारे पास है 3 स्टार स्टार 2, तो ये बन गया 3 रेट पावर 2 9। तो इसके बाद हमने क्या किया, जो 2 रेट पावर 9 इसको
यहाँ पे सॉल्व किया तो ये बन गया 512। फिर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 3379.2 हमारे पास आया। तो ये एग्जांपल इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि हम प्रॉपरली जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के जो एक तरह से हायरार्की है उसको समझ सकें। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब भी हम इन चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि हम रिलेशंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला था एक प्रोग्राम में कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, तो इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल टू साइन लगाते हैं, डबल इक्वल टू। तो अगर हम C++ या C प्लस लेते हैं तो वहाँ पे इस सिंबल का हम यूज़ करते हैं, इक्वल टू। लेकिन हमने एक प्रोग्राम में देखा था कि हम उसको EQ से भी लिखते हैं, EQ डॉट। तो इफ़ A इज़ इक्वल टू B हम क्या लिखते हैं, इफ़ A डॉट EQ डॉट A। लेकिन हम इन ऑपरेटर से भी लिखते हैं कि अगर A इक्वल टू B है तो इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ A इज़ डबल इक्वल टू B, उसका मतलब कि अगर A इक्वल टू B है तो हम आगे का काम करते हैं। और ये सिंबल होता है हमारे पास नॉट इक्वल टू, ऐसे स्लैश फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अगर A इज़ नॉट इक्वल टू B है। तो बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंपेरिजन्स टू फॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हम इनका यूज़ जो है कंपैरिजन के लिए करते हैं कि अगर A ग्रेटर देन B है, अगर A लेस देन B है, तो उसके बाद हम चॉइस या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि अगर D इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे, अगर D ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे पास डिफरेंट होंगे लेकिन रियल होंगे। और हम बोलते हैं कि D अगर लेस देन 0 है तो उसके इसमें रूट्स आपके डिस्टिंक्ट और कम्प्लेक्स होंगे। तो वो जो कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं उस कंडीशन में हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो लेस देन, ऐसे लेस देन का सिंबल लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मैथ में भी हमारे पास सिंबल ऐसे ही हम पढ़ते हैं, लेकिन जो पहला और दूसरा सिंबल है ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। तो होता है दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। सेम टाइप के हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेरिजन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दैट इज़ गिवन दैट रियल वेरिएबल x1 हैज़ 83.4 एंड द रियल वेरिएबल x2 हैज़ द वैल्यू 96.3। तो मान लो हम क्या करते हैं, x1 को बोलते हैं कि x1 की वैल्यू है 83.4 और हम लिखते हैं x2 की वैल्यू 96.3। तो अगर एक्सप्रेशन हम लिखते हैं x1 इज़ ग्रेटर देन 50.0 तो ये हमारे पास जो है ठीक होगा। क्यों? क्योंकि x1 की वैल्यू है 83.4 जो कि 50 से ऊपर है। तो अगर हमने लिखा x1 इज़ ग्रेटर देन 50.0 इट मीन्स इट इज़ ट्रू। और अगर हमने लिखा x1 इज़ ग्रेटर देन x2, लेकिन x1 तो है 83 लेकिन x2 है 96.3, तो इसलिए x2 बड़ा है। लेकिन हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं x1 इज़ ग्रेटर देन x2, x2 तो बड़ा है, तो इसलिए क्या ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए हम इन रिलेशनल ऑपरेटर का जो है यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो वो तो हमारे पास है ही, x1 83.4 है और x2 96.3 है, तो दोनों हमारे पास जो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये
जो रिलेशन, ये जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं इट इज़ ट्रू। तो हम जो है कई बार जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको बनाने के लिए भी हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो है यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास था, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मैंने आपको जो प्रोग्राम सेंड किया हुआ है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोग्राम है और उसमें हमने बहुत चीज़ें यूज़ की हुई है। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत सारे प्रोग्राम की एक फाइल भेजूँगा, मतलब यूज़ हमने वही तरीका किया उसमें, कोई उसमें नया नहीं है, लेकिन वो या तो मैथ के प्रोग्राम्स हैं या तो हम फिज़िक्स के प्रोग्राम हमने किए हुए, टेम्परेचर के प्रोग्राम उसमें किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 10-12 प्रोग्राम है, तो उनको आप देखें, उससे आपको जो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर हम जो आगे का पोर्शन है उसकी तरफ मूव होंगे इसके बाद, जो कि हमारे पास विंडो में एक्सेल वगैरह हैं, तो उसको भी हम वहाँ पे देखेंगे।